इस ठंड में भी अगर आप मेरी क्लास का इंतजार कर रहे हैं तो आप हमें बेशक पसंद करते हैं और हम आपके लिए ही इसी ठंड में यहां पर खड़े हुए हैं। और ये दावा है कि अगर आप इस ठंड में आप हमसे पढ़ने के लिए सारे काम छोड़कर हमारा इंतजार कर रहे हैं तो आपको टॉपर बनाना हमारी बेशक जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करने के लिए हम आपके साथ हैं। आज रात के 8 बजे आपके साथ मिलकर करेंगे लगभग बेहतरीन प्रश्नों के बेहतरीन संगम को आप तक पहुंचाने के लिए मैं योगेश चंद्र शुक्ला, इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट, स्वागत करता है आप सभी का। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित भी होंगे और अच्छी पढ़ाई भी चल रही होगी। और इस बारी बोर्ड पे आपकी जो नजर है वो नजर शानदार तरीके से एकदम सटीक निशाने पर बैठी होगी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। आज आपको बायोलॉजी कराएंगे महाक्विज, बेहतरीन सवालों के बेहतरीन जवाब होंगे। अगर आपने पढ़ा है तो जवाब देना पड़ेगा। ये 95% की तैयारी है जनाब, ठीक है। तो आप आज आपका 95% का तैयारी है। स्वागत है आप सभी का, प्रिय विद्यार्थियों का। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। जब मैं क्लास लेने आता हूं तो मुझे लगता है मुझे जैकेट पहन लेनी चाहिए, ठंड है। पर मैं जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो मेरे अंदर इतनी भावनाएं उबाल मारती हैं कि मेरे अंदर कई बार पसीने भी निकलने लग जाते हैं, जबकि और मतलब अच्छी खासी ठंड पड़ती है हमारे क्षेत्र में। फिर भी हमें लगता है कि बच्चों के साथ मिलकर एक अलग सी गर्मी फील होती है, एक अलग सी एक भावनाओं का उबाल आता है और उस उबाल में हमें ठंड थोड़ी कम लगने लग जाती है। चलिए जनाब, बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है आपको जरूरत है सबसे बेहतरीन सवालों की और उन सबसे बेहतरीन सवालों और जवाबों के बीच में आज का सेशन गुजरेगा। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, अपने मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिए ताकि वो भी कहीं इसे भूल ना जाएं। ये सेशन देखना सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप पहली बार पधारे हैं हमारे सेशन पे। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका वीडियो, आपका जो लाइक है, आपका जो कमेंट्स है, आपके जो सब्सक्रिप्शन है, यही हमारे लिए प्रेरणा का पुंज है। अगर आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे तो हमें भावना मिलती रहेगी कि बच्चों के लिए सेवा ही सर्वोपरि है और आपके लिए हम लगातार ऐसे सेशन लगातार देते जाएंगे। इसके अलावा जनाब, आज हमें जब आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये चैनल है योगेश शुक्ला बायोलॉजी, आपका चैनल है। बहुत ही जल्द 3 लाख सब्सक्राइबर के करीब पहुंचने वाला है। 2,97,000 पे 97,000 पे आज हम हैं, 97,000 पे हम हैं। मात्र 3,000 चंद कदमों दूर हैं जब हम आपके साथ 3 लाख सब्सक्राइबर का जश्न मना रहे होंगे। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, कहीं आप मिस ना कर दें। और आज की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी इस टेलीग्राम हैंडल पे जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी। ऐसे अनगिनत सवालों के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है आपने लाइक तो कर ही दिया होगा और अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। बेहतरीन 50 सवाल आज मैं आपके साथ साझा करूंगा और इन 50 सवालों के अलावा आपको पीडीएफ में भी बहुत सारे सवाल आज आपको मैं दूंगा। दावा है कि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जो 35 या 70 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पीवाईक्यू के, वो इन्हीं के इर्द गिर्द ही आएंगे। इसके अलावा बाकी राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड के बच्चे इन एमसीक्यू के माध्यम से अपना रिवीजन बेहतर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। एमसीक्यू बनाने का यही मतलब होगा। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से कहानी शुरू हो रही है। नाम सुना होगा आपने, किसके बुरे प्रभावों को नियंत्रित करने से संबंधित है। ये चैप्टर्स वैसे भले माना जाए बाकी कुछ बोर्ड से हट गया है पर इस टॉपिक में जरूर सवाल आएंगे। चलिए जनाब, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या नाम कभी सुना है आपने? ये किससे संबंधित है? क्या ये अम्ल वर्षा से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन अपक्षय या निवर्तीकरण? मैं आपको बता दूं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक विधि का नाम है जिसके अंतर्गत हमने ऐसा फैसला लिया था कि इस दुनिया में पड़ने वाली जो ओजोन की किरण है वो ओजोन की किरणों को कैसे रोका जा सकता है। इसलिए ओजोन अवक्षय से संबंधित है हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की कहानी। और दफ्तार से बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अंड प्रजक निम्नांकित में से कौन है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ओविपेरस? इनमें से कौन है जो अंडे जन्म देते हैं, जंतुओं को नहीं? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी या इनमें से सभी?
कौन है जो अंडप्रजक हैं? मैं आपको बता दूं, ये सरीसृप और पक्षी और उभयचर का मामला होता है जिनमें अंडे दिए जाते हैं। याद रखना कौन कौन? उभयचर, सरीसृप और पक्षी, ये तीनों अंडे देते हैं। इसलिए सर्प सरीसृप है, मगरमच्छ सरीसृप है, मुर्गी हैंस पक्षी है। ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडप्रजक निम्नांकित में से कौन है? ये सभी अंडप्रजक हैं। लाइक जरूर करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आज मुझे यहां पर बच्चों की जनसंख्या वृद्धि चाहिए। पुष्पीय पादपों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्गुणित? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो भ्रूणपोष होता है उसमें कितने एंडोस्पर्म पाए जाते हैं? सवालों का जवाब बहुत तेजी से दीजिएगा। बताइए कितना होता है? बच्चे कह रहे हैं त्रिगुणित होता है। हम भी आपके साथ हैं, त्रिगुणित ही होता है भ्रूणपोष। याद रखना, द्विगुणित हमेशा जायगोट होगा, अगुणित हमेशा युग्मक होगा और त्रिगुणित होता है भ्रूणपोष, लेकिन एंजियोस्पर्म का। अगर यही बात अगर लिख दी जाए अनावृत बीजियों के लिए तो उनका अगुणित भ्रूणपोष होता है। सवाल भूलना नहीं। हम चौथे सवाल पे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल सत्य फल है? मैं बार बार कह रहा हूं, ये सत्य असत्य फल हर बार पूछे जाने की संभावना बनी हुई रहती है, इसलिए आप इन प्रश्नों को इग्नोर तो कतई करें ही ना, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। याद रखना कि कौन सा फल जो है वो सत्य है। सेब, नाशपाती, काजू या नारियल, इनमें से वो कौन सा फल है जो सत्य फल है? उसके अलावा बाकी तीन जो है वो असत्य फल के तौर पर देखे जाएंगे। सवालों का जवाब बहुत तेज देना कि भाई नारियल जो है वो सत्य फल है, काजू भी सत्य फल है, नाशपाती भी जो है, सॉरी एक मिनट, काजू नारियल जो होता है वो असत्य फल बताना है इनमें। तो सेब जो है असत्य फल है, नाशपाती असत्य फल है, काजू असत्य फल है। भाई साहब जो नारियल है वो केवल सत्य फल है। तो जो भी बच्चे एप्पल 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 कर रहे हो, सवालों को तो सुनो मेरे बच्चे। सवाल क्या है? सत्य फल पूछा है, असत्य फल नहीं पूछ रहा है। तो सत्य फल अगर आपसे पूछेगा तो सेब सत्य फल नहीं है, ये पुष्पाशय और अंडाशय से बनता है, इसलिए असत्य फल है। ये तीनों ऐसे ही हैं। नारियल जो है वो सत्य फल है, ये अंडाशय से निर्मित होता है और अंडाशय से बना हुआ फल है, इसलिए आप इसे सत्य फल के तौर पर नारियल को देखते हैं। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसे कॉपर टी रोकता है? कॉपर टी एक संरचना, कॉपर टी एक संरचना जो गर्भ निरोधक की तरह उपयोग की जाती है, और गर्भ निरोधक में ऐसा कौन सा काम करती है कि वो गर्भ निरोधक कर देती है, मतलब गर्भ को बनने से रोकती है। क्या वो निषेचन को रोका जा सकता है? अंडोत्सर्ग को रोकती है, वीर्यपतन को रोक देती है, या इम्प्लांटेशन को रोकती है? कॉपर टी, जिसमें जो कॉपर है वो स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देते हैं और साथ ही साथ में उसकी निषेचन क्षमता को भी कम कर देते हैं। तो जहां पे निषेचन क्षमता कम हो जाएगी, जहां पर गतिशीलता कम हो जाएगी, वहां पर रोका जाएगा निषेचन को। तो आंसर बनेगा ए, आंसर बनेगा ए। थोड़ी रफ्तार से आंसर दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन इसका सही जवाब होगा। हम जनाब छठवें प्रश्न पे चलते हैं। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? हम जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमारा जो फिनोटाइप है वो कितना अनुपात आता है? क्या वो अनुपात 3:1 यानी 3:1 होता है क्या? 1:2:1 या 9:7 या 9:3:3:1? क्या है परफेक्ट जवाब इस प्रश्न के लिए? अगर हम डाई हाइब्रिड की बात कहेंगे तो उनका फिनोटाइप 9:3:3:1 आता है, जबकि 1:2:1 जो है ये मोनोहाइब्रिड का आंसर है। जब आप क्रॉस करेंगे मोनोहाइब्रिड का तो आपका अनुपात आएगा 1:2:1, और जब आप क्रॉस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 ये अल्टीमेट सही जवाब होगा। हम सवाल चल रहे हैं 7वें प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। जनाब 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही हो तो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इन 7 प्रश्नों तक का सफर सुहाना रहा हो तो अंत तक जरूर देखिएगा और अगले सफर में भी हमारा साथ दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए भाई, मानव में त्वचा के रंगों की वंशागत की किस बात का उदाहरण प्रदर्शित करती है? मानव में त्वचा का रंग एक लाइट कलर यानी बहुत ज्यादा लाइट कलर होने से लेकर बहुत ज्यादा डार्क कलर तक होता है। इस बीच में हम कौन सा नियम प्रदर्शित करते हैं? एक जीन की वंशागत की, 2 जीन की वंशागत की, अधिक जीन की वंशागत की, या इनमें से सभी? इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, डाइजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एंड ऑल ऑफ दीज
परफेक्ट आंसर है पॉलीजेनिक इरिटेंट्स। इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल टी, तीन सीन का, तीन जीनों का अलग अलग मामला यहां पर काम करता है और आपके रंगों को पता लगाते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। हम जनाब पहुंच रहे हैं 8वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इनमें से वो कौन सी बीमारी है जो यौन संबंध के दौरान या यौन तरीकों से फैलती है? यौन संचरित रोग है। जवाब तेजी से होना चाहिए, जवाब भरते जाइए, देते जाइए और बताते जाइए मुझे कि सही जवाब क्या होगा। कौन सा इनमें से यौन संचरित? गोनोरिया, मलेरिया, हैजा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब है नेसेरिया गोनोरिया से फैलने वाला एक रोग जिसका नाम है गोनोरिया। हम सही हैं, आप भी सही हैं अगर आप ये जवाब दे रहे हैं तो। हम पहुंच रहे हैं 9वें सवाल पे। वीर संचित किया जाता है, वीर यानी स्पर्म, सीमेन। सीमेन को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए, वैसे एक सीमेन को अगर संचित ना किया जाए तो वो 4 से 5 मिनट के अंदर पूरे स्पर्म मर जाते हैं उसके। वो थक्का जमा लेता है, उसके पास फाइब्रिनोजन नामक एक केमिकल होता है जो प्रोटीन होता है जो रक्त के थक्के जमाने के लिए भी जिम्मेदार है और वो शुक्र का भी थक्का जमा देता है, वो स्पर्म सीमेन का भी थक्का जमा देता है। पर अगर आपको उससे बचना है तो आप कैसे उसका थक्का जमाने से बचेंगे? तरल ऑक्सीजन में डालेंगे, तरल नाइट्रोजन में डालेंगे, तरल सोडियम में डालेंगे, किस में डालेंगे? मेरा जवाब है तरल नाइट्रोजन में, और तरल नाइट्रोजन में उसका तापमान हो जाता है -196 डिग्री सेल्सियस और इस ताप में क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब वो जिंदा भी रहेगा लेकिन बहुत दिनों तक जिंदा रखा जा सकता है। हम पहुंच रहे हैं 10वें सवाल पे। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? एक संकर संकरण है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अनुपात क्या आएगा? जीन प्रारूप पूछा जा रहा है। जीन के कितने प्रकार जनरेट होंगे अगर हम इस तरह के सवाल बनाते हैं तो 1:1, 2:1, 3:1 या 1:2:1। जीन प्रारूप क्या होना चाहिए जनाब? इसका सही जवाब होगा 1:2:1 जीन अनुपात है। और अगर आप बात कहेंगे कि लक्षण प्रारूप क्या होगा तो लक्षण प्रारूप के मामले सेट होंगे तो आप आंसर टिक करेंगे 3:1। पर 1:2:1 जो है वो जीन प्रारूप का एग्जाम्पल होगा। सही जवाब यहीं पर बनने वाला है। हम जनाब आगे 11वां सवाल। शुक्राणुओं का विकास कहां होता है? शुक्राणु जो है उसका डेवलपमेंट किन जगहों पर होता है? क्या शुक्रवाहिनी में यानी वासा इफ्रेंसिया में, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में, या फिर इंटरस्टिशियल सेल में, या फिर शुक्राणु नलिकाओं में यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में? सही जवाब कमेंट सेक्शन पे रफ्तार से मारते जाइए और फटाफट आंसर देते जाइए कि स्पर्म जो है शुक्राणु कहां पर बनता है। जवाब होगा शुक्राणु जनक नलिका में जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यस एब्सोल्युटली यही जवाब होगा। हम आ गए 12वें पृष्ठ पे। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान पेल्विस की पेशियों को शिथिल बनाता है और पेल्विस से बच्चे को बाहर निकलने के लिए योनि के आसपास की पेशियों को शिथिल कर देता है ताकि बच्चा इजिली बाहर आ सके। इस बाहर आने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? क्या अंडाशय, एड्रिनल ग्लैंड, वृषण के द्वारा या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चों को लगता है कि प्रसव प्लासेंटा करवाता है पर सही जवाब है इसका अंडाशय। और अंडाशय के अंदर अगर आप कोशिका का नाम पढ़ेंगे तो आप पीत पिंडक का नाम जरूर पढ़ लेना बाबू। पीत पिंडक उस कोशिका का नाम है, कॉर्पस ल्यूटियम उस कोशिका का नाम है जहां से मुक्त होता है रिलैक्सिन हार्मोन। सही जवाब यही बनेगा। 13 नंबर के प्रश्न पे आते हैं बच्चे। एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सा का सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन कुछ खास तरीकों पे, जब मान लो मां को प्रॉब्लम हो या बच्चा वाला ऐसा केस हो, बच्चे को बीमारी हो या फिर बलात्कार वाला कोई भी केस हो जहां पर हम बच्चे को जानबूझ के मिसकैरेज करवाना चाहते हैं, उसका एबॉर्शन करना चाहते हैं, तो उसकी सेफेस्ट एज क्या होगी? कब तक हम उसे कर सकते हैं? कौन से सप्ताह तक हम कर सकते हैं? तो यह माना जाता है कि 3 महीने
फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 सप्ताह सेफ एज होती है। रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का महत्व यह है कि 3 महीने तक बच्चा बन रहा होता है और मां से उतना प्रॉपर कनेक्ट धीरे धीरे हो रहा होता है। एक बार बच्चा अगर पूरी तरह से बन जाता है, फिर उसे बाहर निकालना थोड़ा सा मां के शारीरिक संतुलन के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक बार कनेक्ट हो गया तो वो सिर्फ कनेक्ट नहीं होगा, मां के साथ उसका एक मतलब बहुत गाढ़ा संबंध बन जाएगा, और इस संबंध से बचने के लिए 12 सप्ताह से पहले वो चीज कर देनी चाहिए। हम पहुंच रहे हैं 14वें सवाल पे। एक अंतर स्पष्ट कर देना, यह प्रश्न आपको ऐसे ही मैंने लिख दिया है। अनिषेक जनन और असंग जनन में क्या अंतर है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्न को लेकर। अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन जीव निर्माण की प्रक्रिया। यह होती है मधुमक्खियों में और रोटिफर्स में भी होती है, कुछ बर्र में भी होती है, जहां पर नर का निर्माण अनिषेचित अंड से हो जाता है, उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। जिन्हें ना पता हो वो लिख लें। और असंग जनन का मतलब है एपोमिक्सिस, बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। यह मिमिक्री है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और यह पाया जाता है घासों में, एस्टर्सिया में ये होता है। तो ये 2 बातें मैंने आपको बता दी हैं, आप इन चीजों को जरूर लिखिएगा। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि यदि मनुष्य की शुक्रवाहक को काट दिया जाए तो क्या होगा? मनुष्य की जो शुक्रवाहक है, मतलब वासा डिफरेंसिया है, अगर हम उसे कट कर दें, जिसे अपन पुरुष नसबंदी भी कहते हैं, जिसे शुक्रवाहक उच्छेदन भी कहा जाता है, अगर हम ऐसा कर दें तो क्या होगा? वीर्य नहीं बनेगा, शुक्राणु जनन ही नहीं होगा, वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे, शुक्राणु गतिहीन होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है बच्चा कि जो वीर्य है वो तरल पदार्थ को मिलाकर बनता है। शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु बाहर आते हैं, फिर 3 ग्रंथियां, जिसमें से सैमनीफेरस आपका शुक्राशय है, इसके अलावा आपके पास पुरस्थ ग्रंथि, इसके बाद आपके पास काउपर ग्रंथि के जो द्रव हैं वो तीनों मिलकर वीर्य बनाते हैं। तो अगर शुक्रवाहक को काट दिया जाए तो वीर्य तो बनेगा, पर वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। बाकी सारी बातें रॉन्ग हैं। वीर्य शुक्र बनता है पर शुक्र बाहर नहीं आ रहा होता, तो जो वीर्य निकलेगा वो विदाउट शुक्र निकलेगा, इसलिए निषेचन की संभावना नहीं होती। यह सवाल बिल्कुल सही है। हम पहुंच रहे हैं 16वें प्रश्न पे। आपको पता है बच्चे कि जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है वो वृषण में होती है, और वृषण हमारे नर के शरीर से बाहर होता है, बाहर वृषण कोष में पाया जाता है। वृषण कोष में पाए जाने की वजह से उसके तापमान को हमें ऐसा रखना पड़ता है कि शुक्राणु जनन हो जाए। और शुक्राणु जनन करने के लिए हमें तापमान में कितना बदलाव होना चाहिए? शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम, शरीर के तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, या शरीर के तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस कम? क्या सही जवाब होगा यदि हम ये कहें कि वृषण कोष में शुक्राणु जनन करना उचित है, क्योंकि हम उससे तापमान को कम रखते हैं? शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखना है, इसलिए जरूरी है हमें कि वो वृषण कोष में हो। हम 17वें सवाल पे पहुंचते हैं। बिना निषेचन के फल निर्माण को प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट। फल बन रहा है, जीव नहीं, अगर फल बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोगैमी, एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस एंड ऑल ऑफ दीज। क्या सही जवाब है आपके हिसाब से? और एक बात मैं बता दूं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अभी तक आपका सफर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, एंड वीडियो को कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आज आपकी वीडियो, ये हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, और अपने मित्रों के साथ भी साझा जरूर कर देना। जवाब बताइए। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोगैमी, एपोमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब है पार्थिनोजेनेसिस। आप इसे मान सकते हैं, वैसे अनिषेक फलन कहना चाहिए इसे, पर आप इसे पार्थिनोजेनेसिस का जवाब मान सकते हैं। बोर्ड का प्रश्न है, थोड़ा सा रॉन्ग लिखा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। सैमनीफेरस नलिकाओं में पाई जाने वाली पोषक कोशिकाएं कौन है? सैमनीफेरस नलिका, जहां पर स्पर्म बनता है, वहां पर उनको पोषक देने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोशिका की। वो पोषण देने वाली कोशिका का नाम आपके हिसाब से क्या है? क्या उसका नाम लीडिक कोशिका है? क्या उसका नाम एट्रेटिक फॉलिकुलर कोशिका है? क्या उसका नाम सर्टोली कोशिका है? क्या उसका नाम क्रोमेफिन कोशिका है? कौन सी वो कोशिका है जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है? बच्चे 18वें सवाल का जवाब देंगे सर्टोली कोशिका।
19वां सवाल आपके सामने आ रहा है, 19th नंबर का सवाल। आरसीएच का क्या अर्थ आपने अभी तक पढ़ा है? आरसीएच जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में एक प्रोग्राम लाया गया था जो इस दुनिया को जनन स्वास्थ्य के विषय में बताना था और जनन से संबंधित जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सॉल्व करना था। आपके हिसाब से इस आरसीएच का फुल फॉर्म क्या है? रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, रिप्रोडक्शन कम हाइजीन, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हैजार्ड्स एंड रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सही जवाब है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आंसर नंबर डी इस प्रश्न का होना चाहिए। 20वें सवाल पे पहुंचते हैं बेटा कि पशुओं का कृत्रिम प्रजनन निम्न के द्वारा हो सकता है। पशुओं में हम आर्टिफिशियल जनन करवाते हैं और ये जो आर्टिफिशियल जनन हम करवाते हैं इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम क्या कृत्रिम वीर्यसेचन करेंगे? क्या हम सुपर ओव्यूलेशन और भ्रूण प्रतिरोपण करेंगे? क्या हम एमओईटी यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे या उपरोक्त सभी करेंगे? सवालों का जवाब अनुरूप होना चाहिए, बताइए और दोस्तों के साथ साझा भी करते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का जवाब होता है। 21वें प्रश्न पे है जनाब, जेनेटिक्स से पूछा जाने वाला शानदार सवाल, एमआरएनए का निर्माण कहां होता है? एमआरएनए निर्माण की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं और अनुलेखन का जो कार्यक्रम है वो कहां होता है? कमेंट सेक्शन पे तेजी से बताइए कि वो क्या सही जवाब है। क्या वो राइबोसोम में हो रहा है? क्या वो केंद्रक में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है? कोशिका द्रव्य में हो रहा है? एमआरएनए का निर्माण कहां होता है? राइबोसोम में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। सही जवाब है एमआरएनए जो बनता है वो डीएनए से बनता है और डीएनए से बनने की प्रक्रिया हमेशा केंद्रक में होती है। सो सही जवाब होगा न्यूक्लियस। क्या आपने भी ये टिक किया है? हां जी, बिल्कुल टिक किया है। हम पहुंच रहे हैं 22वें प्रश्न पे। डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनने की जो प्रक्रिया है वो किस दिशा से किस दिशा पे होती है? कौन सी पोलैरिटी से कौन सी पोलैरिटी की तरफ में होती है? क्या 3' to 5' दिशा में, 5' to 3' दिशा में, दोनों 3' to 5' एंड 5' 3' दोनों दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब जल्दी बताइए, कौन सी दिशा में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है? सही जवाब है 5' to 3' डायरेक्शन पे, क्योंकि उनका प्राइमर ही वहीं पर जुड़ता है, इसलिए सही जवाब हमेशा बी बनेगा। हम पहुंच रहे हैं 23वें सवाल पे। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग जो है मेलाडिगाइन इनकॉग्निटा से संक्रमित होता है? मेलाडिगाइन इनकॉग्निटा एक नेमेटोड है, जो नेमेटोड तंबाकू के पौधों को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाए वाली जाने वाली जगह का नाम बताइए, वो कौन सी जगह होगी जहां पर ये नुकसान पहुंच रहा होगा? सवाल रोर के साथ कमेंट सेक्शन पे मचना ही चाहिए, बताइए कहां होता है? तंबाकू की जड़ों पे जनाब। मेलाडिगाइन इनकॉग्निटा तंबाकू की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। आंसर डी बनेगा, जड़ों को नुकसान पहुंचाता है तंबाकू का, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं तब जाके वो ठीक होता है। 24वां प्रश्न, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? अगर आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिकल इंजीनियरिंग का उपयोग करेंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार की कैंची का इस्तेमाल होता है। वो कैंची कौन सी है? अमाइलेज, लाइगेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज या हाइड्रोलेजेस? मॉलिक्यूलर सीजर यूज्ड इन द जेनेटिकल इंजीनियरिंग इज अमाइलेज, लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंड हाइड्रोलाइजेस। क्या है सही जवाब आपके हिसाब से? तेजी से आंसर होना चाहिए, क्या सबसे सही जवाब बनेगा? और वो बनेगा सी ऑप्शन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। उसका सही जवाब होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और ये आंसर बिल्कुल सही बनेगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। 25वें प्रश्न पे आ रहे हैं बच्चा, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। अगर आप किसी जीव का उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण कर देते हैं, उन्हें संग्रहित कर देते हैं, उन्हें बचाते हैं, तो इस प्रकार के आवास को क्या कहते हैं? मैं आपकी मदद करता हूं। जब किसी जीव को उनके स्थान से हटाकर किसी आर्टिफिशियल आवास में रखते हैं उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जब उनको उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है तो इस प्रकार के कंजर्वेशन को हम स्वस्थानिक संरक्षण कहते हैं और इन सीटू कंजर्वेशन माना जाता है। आंसर बनेगा ए ऑप्शन।
अगर आप उन्हें बाह्य स्थानीय करते हैं तो वो है बाह्य स्थानीय संरक्षण। जंतु उद्यान उसी का एग्जाम्पल है, ये वाला ऑप्शन। हम पहुंच रहे हैं 26वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडॉन है? आपके पास 4-5 कोडॉन यहां पर दिख रहे हैं और उन कोडॉन में से एक कोडॉन ऐसा है जहां पर से ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है, स्थानांतरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। वो जगह कौन सी है? यूएजी, एयूजी, जीयूजी, बोथ ए एंड बी। क्या है सही जवाब? विच वन इज अ टर्मिनेटिंग कोडॉन? सही जवाब कमेंट सेक्शन में होना चाहिए रफ्तार की यस सर, वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। इस सेशन के लिए हम तैयार हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे शानदार प्रश्नों की संग्रह को। इन 50 प्रश्नों से आपके बोर्ड में शानदार प्रश्न आएंगे, ये पक्का वादा है। याद रखना, ये सिर्फ बात एग्जाम की नहीं है, मैंने साल भर आपको काट के छाट के आपका पौधा रोपण किया है। आज जो आप एग्जाम में पहुंचे हैं, ये जो नमस्कार होगा आपके एग्जाम में, जो आप मेहनत करेंगे, इसे साल भर मैंने पौधा रोपा है। मैं वो नहीं हूं जो एग्जाम के दिनों पे आकर आपको अनावश्यक वादे करके आपको बढ़ा रहा हूं। मैंने साल भर आपके लिए मेहनत की है, साल भर YouTube में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, साल भर हमने आपको पैम्पर कर करके धीरे धीरे आपके अंदर की भावनाओं को जगाया है, पढ़ाई की भावनाओं को जगाए रखा है। अब एग्जाम के बाद उसी भावनाओं को एक्सेलरेट करने का टाइम है, उसी भावनाओं को ज्वलंत भावनाओं पे लेकर जाने का वक्त है। इसलिए आपसे कहता हूं, इन प्रश्नों को जरूर करिएगा। याद रखिएगा, आपको जिसने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, वही आपको आगे तक लेकर जाएगा और वही आपको आगे मदद करने में मदद भी करेगा। ऐसे समय पे हजारों ऐसी चीजें आएंगी जब आपका मन इधर से उधर जाएगा, पर आप इन चीजों से हट के चीजों पे अडिग रहिएगा। बताइए कौन सा समापन कोडॉन है भैया? समापन कोडॉन केवल यूएजी है, ये जो है आपका स्टार्टिंग कोडॉन माना जाता है। हम 27वें सवाल पे हैं। आनुवांशिक कूट कैसा होता है जी? जो जेनेटिक कोडॉन है वो कैसा होता है? ठीक है, कॉमा रहित होता है, सर्वव्यापी यूनिवर्सल होता है, ए और बी दोनों होता है, और ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड भी होता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताइए सही जवाब कि आनुवांशिक कोडॉन कैसा होता है। जेनेटिक कोडॉन इज अ कॉमालेस यूनिवर्सल बोथ ए एंड बी एंड ओवरलैपिंग। क्या है सही जवाब? ये बोथ ए एंड बी। कभी भी एक आनुवांशिक कोडॉन कॉमा रहित होता है और वो यूनिवर्सल होता है, ये बात बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। हम आते हैं 28वें प्रश्न पे। कवक कोशिका से अगर आप डीएनए को बाहर निकालना चाहते हैं, पढ़ाया हुआ है, बायोटेक जैसा चैप्टर इतना वृहद, इतना विशेष, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो बस आप मुझे बता दीजिए कि कवक कोशिका से डीएनए विलगन करते समय कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? इकोआर1, काइटिनेज, HEND2, लाइसोजाइम। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए फंगल सेल इन्वॉल्व द यूज ऑफ एंजाइम। किसका उपयोग करते हैं? अगर हमें फंगस की कोशिका भित्ति को भेदना है तो फंगस की कोशिका भित्ति को भेदने के लिए हम काइटिनेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हैं, क्योंकि फंगस की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है जनाब, काइटिन की बनी होती है, इसलिए आंसर बनेगा बी। हम आते हैं 29वें सवाल पे। डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंध के टूटने के कारण होता है? जो डीएनए है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे से अलग हो जाता है, और ये अलग होने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और उस बॉन्ड का नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही जवाब क्या होगा आपके अनुरूप? तेजी से बताइए। सॉरी, चलिए बताइए कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? अगर आप 70 डिग्री सेल्सियस पर उसके पिघलना चाहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हम पहुंच रहे हैं 30वें प्रश्न पे, और आप मुझे बताइए रिलैक्सिन हार्मोन किसके? ये तो प्रश्न अभी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 30वां ये है, एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, यह घटना क्या कहलाती है? बिहार बोर्ड का ज्वलंत प्रश्न है और मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को जरूर गलत कर देते हैं। आप मुझे बताइए, एक जीन का युग्म दूसरे जीन के युग्म को दबा देता है, उसको रोक देता है, यह कार्यक्रम कैसे होता है? उत्परिवर्तन, प्रबलता, प्रभाविता, सह प्रभाविता।
बताइए, एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को दबा देता है और यह कार्यक्रम कैसा होता है? इसे हम कहते हैं प्रबलता, एपिस्टेसिस। पढ़ाया हुआ टॉपिक है बच्चे, इसे प्रभाविता नहीं कहते। जब एक जीन दूसरे जीन को दबाता है तो प्रभाविता कहलाती है। जब जीन का एक जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को दबाता है उसे हम कहते हैं प्रबलता। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 31, 31वां सवाल। आरएनए इंटरफेरेज मेथड, आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए किस पौधे में हमने उपयोग किया था? आप मुझे बताइए। आरएनए इंटरफेरेज एक मेथड है और उस मेथड का उपयोग हमने किस में किया था? तंबाकू में, आम में, आलू में या पॉपी वाले प्लांट में? बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। आफ्ताब टेक पढ़ते रहिए जनाब, आपके लिए कोई ग्रेटनेस की बात नहीं है, बच्चों का प्यार है जो आपको इसमें ग्रेटनेस दिखाई दे रही है। मेरा तो यही काम है, बच्चों को भविष्य तक लेकर जाना और उनके भविष्य का सुदृढ़ करना। हमने जब भी कभी हमसे कोई पूछता था ना कि भविष्य में क्या करोगे, तो हम यही कहते थे भविष्य का निर्माण। हमें नहीं पता था कि हम टीचर बनेंगे, कि हम क्या बनेंगे, हम भविष्य में क्या करेंगे, पर इतना पता था कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक उजाला करने वाला इंसान जरूर बनना है। ऊपर वाला लगातार ऐसे मौके देता जाए और आपके जीवन में ऐसे ही उजाले हम करते जाएं। आप हो और भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे ही उजाले करते जाने हैं, बस इतना ही सामर्थ्य चाहिए हमको। ठीक है, तो ये ग्रेटनेस वाली, महानता वाली बात नहीं है। भगवान ने दिया है सामर्थ्य आपके जीवन पे उजाला करने का, आपको पढ़ाने का। हम वही सेवा आपके लिए करते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो करते रहिए, ये हमारा कर्तव्य है और वही आपको देते जा रहे हैं। तंबाकू पे किया था जनाब, आरएनए इंटरफेरेज मेथड हमने तंबाकू के लिए किया था। ठीक है, हमने तंबाकू के लिए किया था। 32वां सवाल आपके सामने है। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका उपयोग कर सकते हैं? अगर हम मृदा में नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं, स्थिरीकरण कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमाटोड्स का, गेहूं के पौधे का। मृदा में अगर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? प्रोटोजोआ, नेमाटोड, गेहूं के पौधे? नहीं भाई साहब, नील हरित बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है नॉस्टॉक, एनाबीना आदि, है ना? तो सही जवाब आंसर ए बनेगा। हम पहुंच रहे हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पे। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? आपको पढ़ाया गया है सिकल सेल एनीमिया। यह किस प्रकार का रोग माना जाता है मेरे बच्चे? इस रोग में क्या लिंग संलग्न है? क्या ये अलिंग संलग्न रोग है? प्रभावी है, अप्रभावी है? जवाब बताइए, जवाब बताइए। सही जवाब लिंग संलग्न है? नहीं भैया, ऑटोजोमल संबंधित है, ऑटोजोमल संबंधित है और वो भी अप्रभावी रोग है। इसलिए सही जवाब आंसर आएंगे यहां पर बी ऑप्शन, ऑटोजोमल संबंधित रोग। हम आते हैं 34वें प्रश्न पे। यूरेसिल किससे संबंधित है? क्या आपने ये नाम कभी सुना है? यूरेसिल, आपने ये नाम कभी सुना है? आरएनए से, डीएनए से, दोनों से? इनमें से कोई नहीं। यूरेसिल नाम कभी आपने सुना है? यूरेसिल संबंधित है आरएनए से। यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं, इसलिए आंसर बनेगा ए। ये बी कह रहे हैं यार, ये गलत जवाब कह रहे हो आप लोग, है ना? 35वां सवाल आ जाओ अभी। वेलिस्नेरिया के पुष्प, नाम सुना है? वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला पढ़ाया था, जोस्टेरा, ये सब चीजें जो हैं पहले चैप्टर में ही मैंने पढ़ाया था, पुष्पीय पादपों में जनन में। आप बता दीजिए कि भाई साहब ये वायु परागित होता है क्या? कीट परागित होता है? जल परागित होता है? जंतु परागित होता है? क्या लगता है कैसे परागण होता है? कैसे परागण होता है वेलिस्नेरिया में? जल परागण का कार्यक्रम होता है वेलिस्नेरिया के पुष्प में, कि जल में ही डूबा रहता है, जल परागण होता है। याद रखना, सी ऑप्शन बनेगा। हम आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पे। अफीम, नाम सुना होगा आपने? अफीम किससे प्राप्त होता है? आपने ये सुना होगा कि भाई पॉपी प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका और कैनाबिनिस सटाइवा। मैं आपको इन तीनों का कंफ्यूजन बता दूं कि भाई साहब पहला है आपका पेपेवस सोमनिफेरम। ये प्लांट जो है आपको देता है मॉर्फिन, इसके अलावा हेरोइन और स्मैक, ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं पॉपी प्लांट से। इसके बाद आता है एरिथ्रोजाइलम कोका, जिससे हम कोकीन प्राप्त करते हैं, क्रैक प्राप्त करते हैं, ये कोकीन वाला मामला है। फिर आता है कैनाबिनिस सटाइवा, हम इससे चरस, गांजा, अफीम, मैरिजुआना, ये सारी चीज जो हम प्राप्त करते हैं वो है कैनाबिनिस सटाइवा से। आंसर बनेगा सी।
हम आगे 37 नंबर के प्रश्न पे, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आप बताओ युग्मक जो है भाई साहब, जो युग्मक, हाँ गैमेट्स, इसमें गुणसूत्र जो है वो अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, क्या होता है, जल्दी जवाब बताओ क्या होता है। तो कभी भी एक युग्मक जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड हमेशा युग्मनज होता है, और बाकी सबका तो मामला क्लियर ही है। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां सवाल आपके सामने है। ताइचुंग इनमें से किसमें किसकी किस्म है। आपने नाम सुना होगा ताइचुंग नेटिव 1। ताइचुंग नेटिव 1 ये जो है धान, गेहूं, मक्का, ईख, किसकी वैरायटी है ये। जवाब जवाब तेजी से जवाब दीजिएगा। आंसर ये क्या हो सकता है, धान, गेहूं, मक्का, ईख। भैया ताइचुंग नेटिव 1 जो है वो धान की किस्म है। ताइचुंग नेटिव 1 जो है वो धान की किस्म है। ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 39वां सवाल आपके सामने है। इनमें से कौन सी गलत जोड़ी आपको है। क्या ग्वानोसिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है, थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन हमेशा यूरेसिल के बराबर होता है, या थायमिन यूरेसिल के बराबर होता है। आप मुझे बताइए कौन सी जोड़ी इनमें से गलत दिख रही है आपको। ग्वानोसिन ये बराबर है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ग्वानोसिन साइटोसिन के बराबर होता है, थायमिन एडेनिन के बराबर होता है, एडेनिन कभी कभी आरएनए में यूरेसिल के बराबर होता है, पर ये दोनों संख्या एक साथ कहीं नहीं पाई जाती। अगर डीएनए है तो थायमिन होगा, आरएनए है तो यूरेसिल होगा, कभी दोनों बराबर नहीं पाए जाएंगे। हम आते हैं 40वें प्रश्न पे। आणविक तकनीक जिसके द्वारा किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रतियां इन विट्रो संश्लेषित करवाई जा सकती हैं, मतलब हम जिसमें जीन का एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, जीन का आवर्धन कर सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों कॉपियां बना सकते हैं, उन कॉपियों को क्या होता है। क्या किसके द्वारा बनाते हैं, एलाइजा, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस या फ्लो साइटोमेट्री, किसका उपयोग हम करेंगे तब जाकर हम जीन की बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, और उसका नाम है पीसीआर। हम पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न। विडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है। विडाल आपने नाम सुना होगा। ये जो परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। तो जो विडाल परीक्षण है बाबू वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 42, 42वां प्रश्न। लैक प्रचालेक का जो नियम है वो किसने दिया था। लैक ओपेरॉन नाम सुना होगा, पढ़ाया भी कई बार है हमने, हर बार आपको पढ़ाया है। आप इसका जवाब दीजिए कि लैक प्रचालेक का नियम किसने दिया था। वॉटसन क्रिक, बीडल एंड टैटम, मिलर एंड यूरे, जैकब एंड मोनार्ड। देने वाले वो वैज्ञानिक वॉटसन क्रिक, बीडल एंड टैटम, मिलर एंड यूरे, जैकब एंड मोनार्ड कौन थे। वो सही जवाब है जैकब एंड मोनार्ड, वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था लैक प्रचालेक का नियम। हम आगे 43 नंबर के प्रश्न में बच्चा, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को, डीएनए का जो नॉन कोडिंग क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं। विखंडित जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इनमें से कोई नहीं। डीएनए का वह भाग जो अपने एमआरएनए को नहीं बनाता, जो अपने एमआरएनए को नहीं बनाता, वो क्या काम है। विखंडित जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन, नन ऑफ दीज, उसे हम कहते हैं इंट्रॉन। कभी भी डीएनए का इंट्रॉन वाला जो भाग है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और वो हमेशा संदमित ही रहता है। एक्सॉन खुद को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चा, अनुप्रवाह संसाधन में क्या होता है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई जब हम आरडीटी अपनाते हैं तो सबसे अंत में हम करते हैं एक मेथड जिसका नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ताकि लोगों के उपयोग योग्य बनाया जा सके, व्यापारीकरण किया जा सके उसका। तो व्यापारीकरण करने के लिए क्या हमें पृथक्करण करना पड़ता है, शोधन करना पड़ता है, या दोनों करना पड़ता है, या उत्पादन करना पड़ता है। आप मुझे बताइए अनुप्रवाह संसाधन क्या कार्यक्रम है। आ और बा सही आंसर है दोनों। अनुप्रवाह संसाधन में फिल्ट्रेशन भी होता है, प्यूरिफिकेशन भी होता है। सही जवाब आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45, 45वां प्रश्न। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। आपको क्या लगता है हीमोफीलिया में किस प्रकार के रोग होते हैं लोगों को। वंशागत रोग होता है,
अप्रभावी रोग होता है या एक्स संलग्न रोग भी है? कौन सी बात सही है अगर आप बात कहेंगे हीमोफीलिया के विषय पे? हीमोफीलिया के विषय में कौन सी बात सही है? हीमोफीलिया वंशागत रोग है, अप्रभावी रोग है, लिंग संलग्न भी रोग है, इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। हीमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज, रिसेसिव ट्रेट्स एंड एक्स लिंक्ड डिजीज, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम पहुंच गए 46 नंबर के पृष्ठ पे। अगर आप उत्परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो कौन सी किरणों का उपयोग करेंगे पौधों पर? क्या अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो म्यूटेशन कर सकती है पौधों में, उनमें म्यूटेशन करके बदलाव ला सकती है? गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण? उत्परिवर्तन सामान्यतः जब जानबूझ के कराया जाता है तो वो गामा किरण के द्वारा करवाया जाता है और पौधों में इससे नई वैरायटी बनाई जाती है, नई वैरायटी बन जाती है पौधों में यदि हम गामा किरण का उपयोग हम करेंगे तो। सवाल है 47वां, जल विद्युत का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग हम किस विधि के लिए करते हैं? आप मुझे बताइए, जल विद्युत कण का संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ आरएनए, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज। जल विद्युत संचलन जो है उपयोग होता है सेपरेशन ऑफ डीएनए के लिए, डीएनए को अलग अलग करने के लिए। तो सही जवाब आंसर ए बनेगा। हम आते हैं 48वें प्रश्न पे। इडली डोसा के आटे में कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? अगर आप इडली डोसा का उपयोग करते हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे इसे कहते हैं कि जो इडली डोसा का आटा बनता है वो ईस्ट से बनता है, पर यह बात बिल्कुल गलत है। किण्वन दो प्रकार का होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला किण्वन और एक जो होता है ईस्ट के द्वारा होने वाला किण्वन। ईस्ट के द्वारा जो किण्वन होता है वो ब्रेड और अल्कोहल बनाता है, बैक्टीरिया के द्वारा जो होने वाला किण्वन है वो इडली और डोसा के आटे को डो में बनाता है। तो मेरा सही जवाब है जीवाणु। बहुत सारी बुक में, बहुत सारे पीवाईक्यू में ईस्ट लिखा हुआ है, गलत है। एनसीईआरटी ने इसे जीवाणु ही लिखा है, जीवाणु ही सही जवाब इसका होगा। हम आ गए 49वें सवाल पे बच्चा। अबुर्दीय विषाणु कारक किस चीज का कारक है? ऑन्कोजेनिक वायरस इज कॉज्ड। ऑन्कोजेनिक वायरस क्या फैलाता है? ऑन्कोजेनिक वायरस पोलियो फैलाता है, ट्यूबरकुलोसिस फैलाता है, जॉन्डिस फैलाता है या कैंसर फैलाता है? अगर ट्यूमर फैला रहा है तो यह बात बिल्कुल सही है कि वो कैंसर फैलाएगा, कैंसर सही जवाब है। और आज का क्वेश्चन नंबर 50, एक आखिरी सवाल, प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाविधि है वो कहां संपन्न होती है? प्रोटीन संश्लेषण की जो विधि है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम या सेंट्रोसोम? आप मुझे बताइए, प्रोटीन संश्लेषण करने वाली उस संरचना का नाम जहां पर प्रोटीन बनता है, और उस संरचना का नाम है बच्चे राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। आंसर ए बनेगा। इस तरीके से आज आपके सामने मैंने 50 प्रश्न की संग्रह आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप अंत तक जुड़े हुए हैं और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और कमेंट सेक्शन पे जरूर प्यारे प्यारे कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको हमें कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें। लव यू ऑल। अपने सफलता के लक्ष्य को आगे जारी रखिए। माता पिता का बहुत सम्मान करिए। ठंड के मौसम में अपना बहुत ध्यान रखें, और आसपास के गरीबों को भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो उनको देकर उनकी भी गरीबी को हटाने में थोड़ा सा प्रयत्न जरूर करें। इसके अलावा अपने मनोबल को आगे बढ़ाए रखें। अपना चरित्र ऐसा बनाएं कि लोग आपको देखकर लाभान्वित हों, आपको देखकर गौरवान्वित महसूस करें। महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। छोटों को दीजिए प्यार, बड़ों का करिए बहुत सारा आदर। इसी के साथ मिलते हैं आपको कल शाम 6 बजे। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।